नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 14 अगस्त 14 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं आप सभी लोगों से उम्मीद कर रही हूँ, आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी के साथ आज हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 360 करोड़ रुपए की 3 संपर्क परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो देखिए, 3 संपर्क परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, जिसका देखा जाए जो बजट है वो 360 करोड़ रुपए का है। उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो राज्य में, ठीक है, किस राज्य में, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तो किस राज्य की तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 3 संपर्क परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ध्यान रखिएगा, ए है, यानी कि गुजरात में। ठीक है, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री ने, ठीक है, यहाँ पे गुजरात में, ठीक है, गुजरात की जो कच्छ जिला है वहां पे गांधी धाम में इफ्को नैनो यूरिया संयंत्र की भी जो है आधारशिला रखी। किससे रखी दोस्तों? गृह मंत्री और साथ ही साथ सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रखी। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने, जैसा कि वो 2 दिनों के लिए, ठीक है, गुजरात दौरे पे थे, गुजरात के दौरे पे थे, और उस दौरान उन्होंने जो है इफ्को नैनो यूरिया संयंत्र का जो है आधारशिला रखा। कहाँ पे रखा? कच्छ के गांधी धाम में। और इसी दौरान जब उन्होंने, ठीक है, इस दौरान जब वो आधारशिला रख रहे थे तो लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही कि देश के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा देखिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने सीमाओं पर जो है शांति सुनिश्चित करने के लिए वहां आधारभूत सुविधाओं के प्रति देश की कटिबद्धता को भी उन्होंने दोहराया। तो ध्यान रखिएगा, जो तटीय, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो तटीय क्षेत्र है, उनकी सुरक्षा अति आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो कच्छ के, ठीक है, कच्छ जिले के कोटेश्वर में सीमा सुरक्षा बल की मूरिंग प्लेस की आधारशिला रखी। साथ ही साथ नवनिर्मित चिड़िया मोड़, ठीक है, बारबेट संपर्क मार्ग की आधारशिला रखी। और यहाँ पे जो ध्यान रखेगा, हरामी नाले में ओपी टावर को वर्चुअल रूप से उद्घाटन करने के बाद जो है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आयोजित सभा को उन्होंने संबोधित किया। ठीक है, और इसी दौरान उन्होंने ये सारी बात जो है कही है। और इसी दौरान उन्होंने ये जो 3 परियोजनाएं जो रखी है, उन परियोजनाओं की कुल लागत या फिर कुल खर्च कितने होंगे दोस्तों? उन्होंने बताया कि लगभग कुल 360 करोड़ रुपए के खर्च होंगे। और इससे क्या होगा? ये जो 3 परियोजनाएं जो स्थापित की जाएंगी, इससे जो सीमा पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी रखने में मदद मिल सकेगी। इसी उद्देश्य से किया गया। मूलतः देखा जाए तो जो तटवर्तीय क्षेत्र हैं और साथ ही साथ जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उनमें शांति सुनिश्चित करने के लिए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है आज का कि निम्न में से किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस दोस्तों आप देख ही रहे हैं, मलेशिया है, भारत है, पाकिस्तान है या फिर नेपाल है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है भारत ने जीता है। किसको हरा करके? मलेशिया को हरा करके। तो मलेशिया उप विजेता रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो है फाइनल मैच में भारत और जो मलेशिया जो थे फाइनल में थे। एशियन जो चैंपियंस ट्रॉफी जो हॉकी का है उसके फाइनल में भारत, जिसकी कप्तानी किसने किया है? इस टीम के भारत कप्तान कौन थे दोस्तों? हरमनप्रीत सिंह थे। ठीक है, इन्होंने मलेशिया को भारत की जो टीम थी, ठीक है, जो हॉकी टीम थी, उसने मलेशिया को 4-3 से हरा करके एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी को जीत लिया है। और इसी के साथ साथ भारतीय जो टीम है वो चौथी बार यह खिताब जीत ली है। और देखा जाए मलेशिया जो कि उप विजेता रही, वो अभी तक कोई भी जो है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की जो हॉकी का खिताब है अभी तक नहीं कोई भी जीता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस टीम ने, जो कि मलेशिया की टीम ने 5 बार तीसरे स्थान पर वो जगह बनाई है। ठीक है, भारत ने देखा जाए 1-3 से पिछड़ाते हुए, ठीक है, 4
3 से जीत हासिल किया, जैसा कि हमने बताया 4-3 से जीत हासिल किया है किसने, भारत ने। अब इसी के साथ साथ क्या हो गया कि भारत जो है वो सबसे ज्यादा यानी कि 4 बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाला ये देश बन गया है। तो अभी तक सबसे ज्यादा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी कौन से देश से जीता है दोस्तों, भारत हो गया है। इसके बाद किसका स्थान आता है, तो पाकिस्तान का आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम भारत की बात करें उसने कब कब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी किताब जीता है, तो 2011 में जीता था, 2016 में जीता था और 2018 में। अगर हम 2018 की बात करें दोस्तों, तो 2018 में भारत और पाकिस्तान ये दोनों ही टीमें संयुक्त रूप से विजेता रही थी। कारण ये था जब फाइनल मैच खेला जा रहा था तो उस दिन बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से दोनों ही टीमों को विजेता घोषित करके उस मैच को रद्द कर दिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का इस बार फाइनल जो है भारत ने जीता है और इसी के साथ साथ सबसे अधिक बार जो है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने वाला देश भारत बन गया है। दूसरे स्थान पे कौन आता है दोस्तों, पाकिस्तान आता है। कितनी बार जीता है उसने, 3 बार जीता है। आइए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे दिवस से संबंधित कि हाल ही में कब अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2023 मनाया गया है। तो कब मनाया गया दोस्तों अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2023, तो ध्यान रखिएगा 12 अगस्त। चलिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, चूंकि इंटरनेशनल यूथ डे है तो नेशनल यूथ डे जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल यूथ डे, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है हम कब सेलिब्रेट करते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। यहाँ पे इसके बारे में व्याख्या करते हैं तो दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो वैश्विक समुदाय है वो एकत्र होकर के 12 अगस्त को, ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करता है। ये वार्षिक, चूंकि वार्षिक अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है, तो इस दिवस को मान्यता प्राप्त किसके द्वारा किया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त किया गया था। और यह दिवस दुनिया की युवा जनसंख्या पर प्रभाव डालने वाले जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों का समाधान करने के लिए एक विशेष दिन के रूप में सेवा करता है, ठीक है। ये दिवस की बात करें तो सबसे पहले इस दिवस का जो प्रस्ताव या जो सिफारिश की गई थी दोस्तों, वो 17 दिसंबर 1999 को किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक रूप से एक सिफारिश को स्वीकार किया जो युवा के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की दुनिया सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। तो एक सिफारिश प्रस्तुत की गई थी किसके सामने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सामने, कि भाई एक युवाओं के लिए भी एक दिवस मनाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। ये कब की बात है, 1999 को। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत की गई और सबसे पहला जो समारोह आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का, वो 12 अगस्त 2000 में किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया था, तो 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। और तब से लेकर के ये दिवस जो है, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति में युवा जुड़ाव और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी संसाधन प्रबंधन के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि जो है वैश्विक समुदाय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस की जो शुरुआत की गई थी वो 12 अगस्त सन 2000 को किया गया था। प्रस्ताव 1999 में प्रस्तुत किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सामने, ठीक है। तो देखिए आपको ध्यान होना चाहिए, देखिए अभी मैंने आप लोगों को अगस्त में और भी दिवस पढ़ाया है पिछली क्लासेस में, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा उन दिवस को, क्योंकि ध्यान रखिएगा अगर आप लोग पैटर्न देखें तो इस बार तो दिवस तो पूछा ही था, डेज तो पूछा था, डेज की थीम भी पूछ दिया था कि भाई एक थीम लिखा था और पूछा था कि ये किस दिवस की थीम है, ठीक है, या फिर डेट पूछा था उसकी दिवस थीम पूछ दिया था कि क्या थी इसकी थीम। तो देखिए थीम वगैरह भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ पे 11 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में ERMED कंसोर्टियम के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पे जो है चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया है वो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भारती पवार के द्वारा किया गया। तो करेक्ट आंसर इज डी है, ठीक है। तो औषधि इलेक्ट्रॉनिक संसाधन संघ के चौथी राष्ट्रीय सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया दोस्तों कब किया गया, 11 अगस्त 2023 को किया गया। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन जो किया गया वो जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर भारती पवार, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इसी दौरान जब उद्घाटन समारोह में उद्घाटन कर रहे थे तो इसी दौरान उन्होंने राष्ट्रीय औषधि पुस्तकालय के, ठीक है, यहाँ पे जो औषधि इलेक्ट्रॉनिक संसाधन संघ के एक्सेस बुकलेट और न्यूज लेटर को भी उन्होंने लॉन्च किया। किन्होंने दोस्तों, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राज्य मंत्री
डॉक्टर भारती पवार ने। राष्ट्रीय औषधि पुस्तकालय की बात करें दोस्तों तो पुस्तकालय का जो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इन मेडिकल कंसोर्टियम प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधन विकसित करने की एक पहल है। ठीक है, इसके सदस्यों में सभी एम्स सहित यहाँ पे 70 राज्य और केंद्र वित्त पोषित सरकारी संस्थान जो है वो शामिल है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या देखा दोस्तों, यहाँ पे औषधि इलेक्ट्रॉनिक संसाधन संघ की जो चौथी राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है, आयोजित किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंजेस 2023 लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया है। अटल इनोवेशन और नीति आयोग ने किसके सहयोग से किया है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है, इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के द्वारा, इसरो के सहयोग से लॉन्च किया गया है नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने इसरो के सहयोग से नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने इसरो के सहयोग से जो स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 शुरू की है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने जो है जो स्कूली छात्र हैं उनके लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत किया है। किसके सहयोग से, तो इसरो के सहयोग से किया है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है जो छात्र हैं उनके लिए जो प्लेटफॉर्म जो है खुला रहेगा। ठीक है, 20 सितंबर तक किस क्लास तक के, तो 5th से लेकर के 12th तक के जो छात्र हैं उनके लिए जो है छात्रों के लिए ये प्लेटफॉर्म खुला रहेगा जिसमें वो रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। और इसके माध्यम से दोस्तों, किसके माध्यम से, ये जो चैलेंज है यानी कि नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज है, यह उन्हें जो है अपना नवाचार दिखाने के लिए, ठीक है, और आधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाने का अवसर देगा। ठीक है, न सिर्फ वो अपना इनोवेशन दिखा सकेंगे और इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों जो आधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की समस्या है उसको भी हल करने में, उनको सक्षम बनाने में ये चैलेंज जो है क्या करेगा, सहयोग करेगा। यहाँ पे NSIC यानी कि जो चैलेंजेस है उसको अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष उत्साही लोगों को समर्थन करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का ये अभियान है। ठीक है, इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है इस चैलेंज का, तो जो छात्र हैं उन छात्रों को बढ़ती जो भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है उसके प्रति प्रोत्साहित करना, आगे चल करके उनको जुड़ना, यही दोस्तों इसका उद्देश्य। किसका, नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज का, जिसका जो है शुरुआत की गई है, लॉन्च किया गया अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के द्वारा। किसके सहयोग से, इसरो के सहयोग से। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नागालैंड की पहली नागा परंपरागत भोजन प्रयोगशाला किस जिले में शुरू हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नागा परंपरागत जो भोजन प्रयोगशाला है वो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में शुरू हुई है। ठीक है, करेक्ट आंसर इस ए है। तो यहाँ पे जो नागालैंड की पहली नागा परंपरागत भोजन प्रयोगशाला है वो कोहिमा जिले में एक कॉलेज है जिसका नाम है जफ्फू क्रिश्चियंस कॉलेज। ठीक है, उसमें इसकी शुरुआत किया गया है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी दोस्तों 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देखा जाए तो जो जफ्फू, ठीक है, जफ्फू क्रिश्चियन कॉलेज है वो नागालैंड विश्वविद्यालय के तहत नागा परंपरागत भोजन प्रयोगशाला कौशल को एक संवर्धन पाठ्यक्रम के रूप में शुरू कर रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से एक पाठ्यक्रम के रूप में ये रहेगा। कौन सा दोस्तों, जो नागा परंपरागत भोजन प्रयोगशाला कौशल। ठीक है, किस नीति के तहत, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नीति के तहत। इसमें नागालैंड की जो 15 मूल जनजातियों के मुख्य भोजनों का अध्ययन करना है, उन्हें कैसे पकाना ये बताया जाएगा। नागा खाद्य सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने और प्रशासित करने के लिए, ठीक है, प्रसारित करने के लिए विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है, ये देखा जाए 16 एकड़ में परिसर फैला है जो कॉलेज है। कॉलेज कई देशी फलों के पेड़ों के साथ साथ अन्य मौसमी फलों को भी संरक्षित कर रहा है जो इसके पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, नागालैंड की जो पहली नागा परंपरागत भोजन प्रयोगशाला है वो कोहिमा जिले के जफ्फू क्रिश्चियन कॉलेज में शुरू हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की कि निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंह सुचाना वेब
ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो सिंह सूचना वेब ऐप यानी कि सिंह सूचना इसको कह सकते हैं, वेब ऐप लॉन्च किया है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो ये क्या है दोस्तों, सी गुजरात के मुख्यमंत्री ने। तो यहाँ पे देखिए अभी हाल ही में विश्व शेर दिवस मनाया गया था। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कब मनाया गया था, मैंने आपको बताया था, विश्व शेर दिवस। ठीक है, तो जब वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेट किया जा रहा था तो उसी अवसर पे जो गुजरात के दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उन्होंने लायन एंथम लॉन्च किया और इसी के साथ साथ उन्होंने जो है सिंह सूचना वेब पोर्टल का भी अनावरण किया। किसके द्वारा किया गया? लायन एंथम और सिंह सूचना वेब पोर्टल ऐप का अनावरण तो ये किया गया है गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। और इसी दौरान जब वो संबोधित कर रहे थे लोगों को तो उन्होंने कहा कि राज्य में यानी कि गुजरात में एशियाई शेरों का संरक्षण उनकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। ठीक है, इसी के साथ साथ देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने Lion@47 विजन फॉर अमृत काल की भी शुरुआत की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि Lion@47 विजन फॉर अमृत काल का उद्देश्य क्या है? तो जो शेर है उनके आवासों को संरक्षित करना, सुरक्षित करना और साथ ही साथ बहाल करना जिससे कि उनकी संख्या में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। अगर हम गिर की बात करें दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखिएगा गुजरात में ही है। ठीक है, एशियाई शेरों के लिए फेमस है। तो यहाँ पे एशियाई शेरों की सुरक्षा के लिए जो शुरू किया गया था प्रोजेक्ट लायन, इसके तहत शेरों के बचाव उपचार के लिए विभिन्न बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं और प्रौद्योगिकी की मदद से उनकी क्या किया जा रहा है, आवाजाही पर बेहतर निगरानी भी की जा रही है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट लायन जो शुरू किया गया था, ठीक है, गिर नेशनल पार्क में शुरू किया गया था एशियाई शेरों की सुरक्षा के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने मेन चीज क्या देखी, आप मुझे बताइए कि विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है। और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री उन्होंने लायन एंथम और साथ ही साथ सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कहा भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग JTSC की 5वीं बैठक आयोजित की गई है। तो भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग JTSC की जो 5वीं बैठक आयोजित की गई दोस्तों ध्यान रखिएगा वो किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी है। तो भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग JTSC की जो 5वीं बैठक आयोजित की गई है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। वियतनाम 2022-23 के दौरान 14.70 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का 23वां सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार भागीदारी। ध्यान रखिएगा भारत और वियतनाम के बीच में कितने मिलियन डॉलर का रहा है, तो 14.70 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार रहा है। और इसी के साथ साथ जो वियतनाम है दोस्तों वो भारत का 23वां सबसे बड़ा वैश्विक भागीदार है। और आसियान देशों की बात करें जिसमें कुल 10 देश है उनमें 5वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है। ठीक है, आसियान के साथ भारत का जो कुल व्यापार है उसमें जो हम अगर बात करें वियतनाम के हिस्से कितने हैं, तो वियतनाम की हिस्सेदारी जो है वो है 11.2% है। ठीक है, वियतनाम देखिए भारत के लौह और इस्पात और कृषि और पशु उत्पाद मुख्य रूप से जो मांस उत्पाद हो गया, पशु चारा हो गया, अनाज हो गया, सामुद्रिक उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य है। ठीक है, वियतनाम। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग की जो 5वीं बैठक हुई है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस राज्य में टुगेदर वी आर्ट नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी शुरू हुई है। तो टुगेदर वी आर्ट नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी किस राज्य में शुरू हुई है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों और इसका करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, बिहार में। तो बिहार में जो G20 सदस्य देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी पटना के बिहार संग्रहालय में शुरू हुई है। ठीक है, हो चुकी है, इसका आयोजन शुरू हो चुका है और ये प्रदर्शनी टोटल जो है 2 महीने तक चलेगी। यानी कि ये चूंकि 7 अगस्त को ये शुरू हुई है तो ये 7 अक्टूबर 2023 को ये प्रदर्शनी समाप्त होगी। तो ध्यान रखिएगा टुगेदर वी आर्ट नामक जो एक विशेष कला प्रदर्शनी है वो पटना के बिहार संग्रहालय में शुरू हुआ है। इसका जो उद्घाटन किया गया है वो प्रधानमंत्री जो माफ करिएगा जो मुख्यमंत्री हैं कहाँ के दोस्तों, बिहार के नीतीश कुमार, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम G20 देशों की भारत की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में केंद्रीय कला और संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है भारत जो है इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इसी अध्यक्षता के हिस्से के रूप में जो है ये जो टुगेदर वी आर्ट, ठीक है, टुगेदर वी आर्ट का जो आयोजन किया जा रहा है वो केंद्रीय कला और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में देखा जाए भारत के साथ साथ भारत समेत जो है कुल 29 देश भाग ले रहे हैं
और स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बिहार संग्रहालय द्विवार्षिक 2023 भी शुरू होगा, जो 5 महीने तक चलेगा। तो हमने क्या देखा दोस्तों, टुगेदर वी आर्ट नामक जो विशेष कला प्रदर्शनी है, ये पटना के बिहार संग्रहालय में आयोजित की गई। अगर हम बात करें बिहार की दोस्तों, तो कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं बिहार से संबंधित, जैसे कि बिहार ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ध्यान रखिएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। इस टाइगर रिजर्व में जो गैंडे हैं उनका संरक्षण करने के लिए या फिर गैंडे संरक्षण को पुनर्जीवित करने के लिए कौन सा टास्क फोर्स का गठन किया है, तो राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों G20 की। देखिए G20 की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो 1999 में हुई थी, 1999 में हुई थी, और ये विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था का एक अंतरराष्ट्रीय मंच है। ठीक है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। G20 देखा जाए दोस्तों, तो ये व्यापार, निवेश, रोजगार, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन जैसे आर्थिक और वित्तीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित नीतियों पर चर्चा और समन्वय के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो कब स्थापना हुई थी दोस्तों G20 की, ये 1999 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसका कोई स्पेसिफिक हेडक्वार्टर नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करते दोस्तों आज के लास्ट MCQ की वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को हैंडल करने वाला सबसे तेज प्रमुख बंदरगाह निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो है पारादीप बंदरगाह, जो कि कहाँ पे दोस्तों, उड़ीसा का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा उड़ीसा का है। यहाँ पे अगर हम चर्चा करें दोस्तों कि जो पारादीप बंदरगाह है दोस्तों, तो पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो को हैंडल करने वाला सबसे तेज बंदरगाह बन गया। ठीक है, कौन सा बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। तो आपको पोर्ट वगैरह भी पता होना चाहिए, कौन से पोर्ट कहाँ पे किस राज्य से संबंधित है। अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें, पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इसे कितनी वृद्धि देखा गया है, तो 6.5% की वृद्धि देखी गई है। पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ने पिछले वर्ष के 140 दिनों की तुलना में चालू वित्त वर्ष में 129 दिनों में ये उपलब्धि हासिल कर ली थी। ठीक है, इस वित्तीय वर्ष में कितना रिकॉर्ड हुआ है बंदरगाह ने, रिकॉर्ड यहाँ पे 942 जहाजों को हैंडल किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में इसी समय देखा जाए कितने जहाजों को हैंडल किया था पारादीप बंदरगाह ने, तो 812 जहाजों को हैंडल किया था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 50 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो को हैंडल करने वाला सबसे तेज प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना दोस्तों, पारादीप बंदरगाह है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में बात करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि हाल ही में भारतीय कला की महिमा विषय पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया, ढाका बांग्लादेश में किया गया। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा कैंसर के मामले पाए गए किस राज्य में पाए गए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पाए गए। स्टार कर लीजिएगा क्वेश्चन को। राज्य सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर दिया है, किस राज्य सरकार ने, पंजाब राज्य सरकार ने। भारतीय हॉकी टीम ने 300 कैप पूरे करने पर सम्मानित किया गया है। तो यहाँ भारतीय हॉकी टीम के लिए किसे जो है 300 कैप पूरे करने के लिए सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है PR श्रीजेश को किया गया है। अगला है LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया, किस जिले में किया गया, तो जम्मू कश्मीर के यहाँ पे कुपवाड़ा जिले में किया गया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए, ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपना जो है रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।